हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म ये 20th सेंचुरी की सबसे अहम कल्चरल और लिटरेरी थ्योरीज में से एक है। ये सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मीडिया स्टडीज और कल्चरल स्टडीज में भी बहुत अहम है। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से हमें नॉवेल्स, पॉलिटिक्स, एडवर्टीजमेंट्स, फिल्म्स और यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी बेहतर तरीके से एनालाइज करने में मदद मिलती है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर थिंकर्स, पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इट्स क्रिटिसिज्म और लास्ट में इसकी अहम एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म किसे कहते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म एक आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद खासतौर पर 1950 और 1960 में शुरू हुई। ये मॉडर्निज्म की रिएक्शन में सामने आई। मॉडर्निज्म का मानना था कि साइंस, रीजन, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस ये चीजें इंसानी माशरे को बेहतर बनाती हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट का कहना था कि रियलिटी इतनी सादा नहीं है बल्कि रियलिटी तो कॉम्प्लेक्स है। उनके मुताबिक पूरी दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ मौजूद नहीं होता बल्कि ट्रुथ का ताल्लुक मुख्तलिफ चीजों से होता है, जैसा कि कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इन चीजों की बेस पर ट्रुथ चेंज होता है। एक इंसान अगर उसका कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, पर्सनल एक्सपीरियंसेस दूसरे इंसान से डिफरेंट होंगे तो उसका ट्रुथ भी दूसरे इंसान से डिफरेंट होगा। तो सिंपल वे में पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ पर सवाल उठाती है, फिक्स्ड मीनिंग्स को रिजेक्ट करती है, ट्रेडिशनल बिलीव्स को चैलेंज करती है और रियलिटी की मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को एक्सेप्ट करती है। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट इज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए पहले मॉडर्निज्म को समझना जरूरी है कि मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म का यकीन था कि ह्यूमन रीजन मसाइल हल कर सकती है, साइंस तरक्की लाती है, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी मुसलसल बेहतर होती रहती है, लिटरेचर का मकसद जिंदगी के मीनिंग को तलाश करना होता है। ये था मॉडर्निज्म का मानना। लेकिन 20th सेंचुरी में दुनिया ने कई बड़ी ट्रेजेडीज देखी, जैसा कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, हॉलोकास्ट, न्यूक्लियर वेपन्स, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप्स, कंज्यूमर कल्चर, मास मीडिया। इस तरह की ट्रेजेडीज के बाद, इस तरह के वाकयात के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर इतनी तरक्की हुई है तो फिर इंसानियत वाकई बेहतर क्यों नहीं हुई। और यही सवालात पोस्ट मॉडर्निज्म के आगाज की वजह बनी। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न लफ्ज का मतलब क्या है? इस लफ्ज का मतलब है मॉडर्निज्म के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडर्निज्म को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है, बल्कि ये उसे क्वेश्चन करता है, उस पर क्रिटिसिज्म करता है, उसके अजम्पशंस को चैलेंज करता है और इसके आइडियाज को नए अंदाज में इंटरप्रेट करता है। तो पोस्ट मॉडर्न मतलब आफ्टर मॉडर्न, लेकिन ये मॉडर्निज्म को क्वेश्चन करता है, चैलेंज करता है। उसके बाद है सेंट्रल आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म का मेन आइडिया क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे अहम आइडिया ये है कि एक ऐसी ट्रुथ मौजूद नहीं है जो हर शख्स के लिए एक जैसे हो, क्योंकि हर इंसान रियलिटी को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है तो उसका ट्रुथ भी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह हो सकती है, यानी एक इंसान के ट्रुथ की दूसरे इंसान के ट्रुथ से डिफरेंस की वजह हो सकती है, जैसा कि कल्चर, जैसा कि लैंग्वेज, जैसा कि रिलीजन, जेंडर, पॉलिटिक्स, सोशल क्लास, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसलिए एक ही इवेंट को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझ सकते हैं और हर इंटरप्रिटेशन किसी न किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। यानी एक इंटरप्रिटेशन या एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता,
हर इंटरप्रिटेशन सही होती है क्योंकि हर इंटरप्रिटेशन के पीछे जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हैं। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। उसमें नंबर 1 पर है रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे मशहूर आइडिया रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स ये दिया है यान फ्रांसुआ लियोटार्ड ने। उन्होंने कहा है कि हमें ग्रैंड नैरेटिव्स पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। अब ग्रैंड नैरेटिव्स क्या है? ग्रैंड नैरेटिव्स वो बड़े नजरियात या कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि वो दुनिया की हर चीज की वजाहत कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन हर सवाल का जवाब देता है, साइंस हर मसला हल कर देगी, हिस्ट्री हमेशा तरक्की की तरफ जाती है, डेमोक्रेसी हर मुआशरे के लिए बेहतरीन निज़ाम है, कैपिटलिज्म सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये हैं ग्रैंड नैरेटिव्स। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ को रिजेक्ट करती है, इस चीज़ पर सवाल उठाती है। उसका ख्याल है कि ऐसे बड़े नज़रियात अक्सर मुख्तलिफ लोगों के तजर्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत सी आवाज़ों को खामोश कर देते हैं। इसलिए ग्रैंड नैरेटिव्स पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। पोस्ट मॉडर्निस्ट के मुताबिक ट्रुथ हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये मुख्तलिफ चीज़ों के मुताबिक बदल सकता है, जैसे कि टाइम, सोसाइटी, कल्चर, पर्सपेक्टिव। ये चीज़ें इंसान की हकीकत को, इंसान की सच्चाई को बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पढ़ाया जाए तो उन दोनों को उस हिस्ट्री बुक्स के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाएगा। यानी अगर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ाया जाएगा तो वो उन बुक्स के अंदर उनके अंदाज में बताया जाएगा, उसके अंदर चेंजिंग्स भी हो सकती हैं। कुछ हकीकत मिलती जुलती ज़रूर होगी लेकिन चेंजिंग्स भी होगी क्योंकि कंट्रीज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो अंदाज भी डिफरेंट होगा। नंबर 3 पर है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र। पोस्ट मॉडर्निज्म ये सवाल नहीं पूछता कि इंटरप्रिटेशन कौन सी सही है, बल्कि ये पूछता है कि हम किसकी इंटरप्रिटेशन सुन रहे हैं। ये नज़रिया ख़ास तौर पर उन लोगों की आवाज़ को अहमियत देता है जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया जाता था, जैसा कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, विमेन, इंडिजिनस पीपल यानी कि मकामी लोग, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी कि वो लोग जिनको नज़रअंदाज किया जाता हो। तो पोस्ट मॉडर्निज्म हर एक इंटरप्रिटेशन को इम्पोर्टेंट समझता है। नंबर 4 पर है फ्रेगमेंटेशन। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर अक्सर फ्रेगमेंटेड होती है, यानी कहानी सीधे तरीके से नहीं चलती। जैसे हम आम कहानियां पढ़ते हैं, उसमें बिगनिंग होती है, मिडल और एंडिंग, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टोरी ऐसी नहीं होती। उसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसा कि फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स, मेमोरीज, डिफरेंट नरेटर्स, ब्रोकन टाइमलाइंस। इन चीज़ों को मिक्स करके एक कहानी बनाई जाती है क्योंकि इसका मकसद मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना होता है। इसलिए पोस्ट मॉडर्न स्टोरी जो है वो फ्रेगमेंटेड होती है। नंबर 5 पर है इंटरटेक्सचुअलिटी। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स अपनी राइटिंग में अक्सर पुरानी बुक्स, मिथ्स, मूवीज, सॉन्ग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स का हवाला देते हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी किसे कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं। इन हवाला जात को इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। रीडर अगर इन रेफरेंसेस को समझ ले तो वो टेक्स्ट को ज्यादा बेहतर अंदाज में जान सकता है, उसे समझ सकता है। नंबर 6 पर है पैरोडी, यानी कि मज़ाहिया अंदाज में पेश करना, तनकीद करना। पैरोडी का मतलब है किसी मशहूर वर्क या स्टाइल की क्रिटिकल या ह्यूमरस अंदाज में नकल करना। पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवल फॉर एग्जाम्पल फेरी टेल्स, डिटेक्टिव स्टोरीज, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इनमें स्टाइल को कॉपी किया जाता है लेकिन आयरॉनिक वे में, यानी तनकीद की नज़र में। नंबर 7 पर है पेस्टिश। पेस्टिश का मतलब है मुख्तलिफ स्टाइल्स को एक साथ शामिल करना, इस्तेमाल करना, लेकिन मजाक उड़ाए बगैर। मतलब ये कि डिफरेंट स्टाइल्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करना, लेकिन मजाक उड़ाए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, एक ही नॉवल में हम देख सकते हैं शेक्सपियर को, साइंस फिक्शन को, फेरी टेल्स को, पॉप कल्चर को। इनका मिक्सचर देख सकते हैं हम एक ही नॉवल में।
ایک ہی کہانی کے اندر ان سب چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا مذاق نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 8 پر ہے آئرنی۔ پوسٹ ماڈرن ورکس جو ہیں وہ عام طور پر سنجیدہ نہیں ہوتے، آئرونک ہوتے ہیں، اور ان میں ہیومر، آئرنی، کانٹرڈکشن، سیلف اویئرنیس ایسی چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے ان کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے۔ نمبر 9 پر ہے میٹا فکشن۔ میٹا فکشن ایسی فکشن کو کہتے ہیں جو ریڈر کو یاد دلاتی ہے کہ وہ صرف ایک کہانی پڑھ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ریڈر ایک کہانی پڑھ رہا ہے تو اس میں نیریٹر کہتا ہے ڈیئر ریڈر، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ اینڈنگ کیسی ہوگی۔ تو یہاں پر ریڈر کو نیریٹر بتا رہا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کہانی کی اینڈنگ کیا ہوگی، مطلب یہ کہ وہ اسے بتا رہا ہے کہ وہ ایک کہانی پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے میٹا فکشن، یعنی ریڈر کو احساس دلانا کہ وہ ایک فکشن پڑھ رہا ہے، یعنی کہ ایک کہانی کو پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10 پر ہے ہائپر ریئلٹی۔ اس آئیڈیا کو دیا یان باڈریارڈ نے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں میڈیا ایسی تصویریں اور خیالات بناتا ہے جو کبھی کبھی حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور لگتی ہے۔ فار ایگزامپل، سوشل میڈیا فلٹرز، سیلیبریٹی کلچر، ورچوئل انفلوئنسرز، ریئلٹی ٹی وی شوز۔ تو میڈیا کئی بار لوگ اصل حقیقت سے زیادہ ان پر یقین کرنے لگتے ہیں، یعنی میڈیا جو امیجز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقت سے زیادہ پاورفل ہیں۔ اسی لیے اکثر ہم جب سوشل میڈیا پر کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ان سے بہت مختلف ہے، ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے، چونکہ انہیں بہت خوبصورت انداز میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ریالٹی سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ہائپر ریالٹی، اور یہ ہیں کریکٹرسٹکس آف پوسٹ ماڈرنزم۔ اس کے بعد ہے میجر تھنکرز آف پوسٹ ماڈرنزم، یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر اہم تھنکرز کون کون سے ہیں جنہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کی ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اس میں نمبر 1 پر ہے یان فرانسوا لیوٹارڈ، جنہیں فاؤنڈر آف پوسٹ ماڈرنزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ فاؤنڈر آف پوسٹ ماڈرن تھیوری۔ انہیں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کریکٹرسٹکس کے اندر۔ انہوں نے گرینڈ نیریٹیوز کا آئیڈیا دیا۔ اس پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں گرینڈ نیریٹیوز پر اندھا دھند یقین نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان چیزوں پر اندھا دھند یقین نہیں کرنا، بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ایک ہی نظریہ ہر انسان اور ہر معاشرے کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لیوٹارڈ کے مطابق دنیا بہت ڈائیورس ہے اور ہر شخص کا تجربہ اور حقیقت مختلف ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے میشل فوکو۔ میشل فوکو نے کہا کہ نالج اور پاور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جن لوگوں یا اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی یہ طے کرتے ہیں کہ معاشرے کا اصل ٹروتھ کیا ہوگا، جیسا کہ سکولز، ہاسپٹلز، گورنمنٹس، پریزنز۔ تو فوکو کے مطابق یہ ادارے صرف قوانین نہیں بناتے بلکہ لوگوں کی سوچ پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کسی بھی معاشرے کی پاور سٹرکچر یہ طے کرے گی کہ اس معاشرے کی حقیقت کیا ہوگی۔ نمبر 3 پر یاکس ڈیریڈا۔ یاکس ڈیریڈا نے ڈی کنسٹرکشن کا نظریہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی لفظ کا یا کسی بھی ٹیکسٹ کا کوئی فکسڈ میننگ نہیں ہوتا، بلکہ ہر ریڈر اپنے تجربات، علم اور پرسپیکٹیو کی بیس پر انٹرپریٹ کرتا ہے اس ٹیکسٹ کو، اس ورڈ کو۔ اسی لیے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پر یان باڈریارڈ، جنہوں نے ہائپر ریالٹی کا کانسیپٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ، سوشل میڈیا یا ادروائز یہ ایسی حقیقت کو پیش کرتی ہیں جو عام انسان کی حقیقت سے یا ایکچوئل ریالٹی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، اور اکثر ہم لوگ اپنی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر دکھائے جانے والی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ دیا انہوں نے ہائپر ریالٹی کا، اور یہ ہیں میجر تھنکرز آف پوسٹ ماڈرنزم۔ اس کے بعد ہے پوسٹ ماڈرن لٹریچر، یعنی کہ پوسٹ ماڈرن لٹریچر کیسی ہوتی ہے۔ پوسٹ ماڈرن لٹریچر کے اندر ہم ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ملٹیپل نیریٹرز یعنی ایک سے زیادہ نیریٹرز، اوپن اینڈنگز یعنی کوئی خاص واضح اینڈنگ نہیں ہوتی، دین نان لینئر سٹوری ٹیلنگ یعنی کہانی کو سیدھی ترتیب سے نہیں بیان کیا جاتا۔ اس کے بعد ان ریلائبل نیریٹرز
ऐसे नरेटर्स जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिक्शन और रियलिटी को मिक्स किया जाता है। इसमें ह्यूमर देखते हैं, आयरनी देखते हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी देखते हैं, मेटाफिक्शन देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर रीडर को आज़ादी होती है उसे अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने की, यानी राइटर सिर्फ को ये फिक्स्ड मीनिंग नहीं देता, बल्कि रीडर को आज़ादी होती है कि वो उसे अपने मुताबिक इंटरप्रेट करे। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए हमें मॉडर्निज्म को जानना जरूरी है और इन दोनों को साइड बाय साइड समझेंगे ताकि पोस्ट मॉडर्निज्म को हम ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो मॉडर्निज्म का मानना है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म उसी ट्रुथ पर सवाल उठाता है। उसके बाद मॉडर्निज्म एक ही ऑर्डर पर यकीन करता है, यानी कि एक ही नज्म ज़ब्त, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उस केओस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद मॉडर्निज्म कहता है कि जिंदगी का एक वाज़ेह मीनिंग है जिसे तलाश करना चाहिए, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जिंदगी के मल्टीपल मीनिंग्स हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। मॉडर्निज्म की टोन ज़्यादा सीरियस होती है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म की टोन थोड़ी तनकीदी और थोड़ी मज़ाहिया होती है। उसके बाद मॉडर्निज्म ओरिजिनलिटी पे जोर देता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल्स को मिक्स कर देता है, उन्हें बोरो करता है। उसके बाद मॉडर्निज्म के अंदर स्टोरीज आमतौर पर लीनियर होती हैं, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर स्टोरीज फ्रेगमेंटेड होती हैं और नॉन लीनियर होती हैं। मॉडर्निज्म प्रोग्रेस पर यकीन करता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म प्रोग्रेस को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। डेफिनेटली कोई भी थ्योरी हो तो उसको क्रिटिसाइज तो किया ही जाता है, उस पर तनकीद तो की ही जाती है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करता है। उसके बाद ये फैक्ट और ओपिनियन को मुश्किल से फ़र्क डालता है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद कभी कभी रिलेटिविज्म को बढ़ा देता है, यानी कि हर बात को बराबर सही मान लेता है। उसके अलावा इसकी लैंग्वेज अक्सर कॉम्प्लेक्स हो जाती है जिसे समझना आसान नहीं होता। तो ये क्रिटिक्स इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन इसके सपोर्टर्स इसके जवाब में कहते हैं कि ये अनफेयर पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को आवाज़ देता है, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में डिवेल्प करता है और हर बात को अंधाधुंध मानने की बजाय उस पर सवाल उठाने का कहता है। तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद है व्हाई इज पोस्ट मॉडर्निज्म इम्पोर्टेंट टुडे, यानी आज के दौर में भी हम पोस्ट मॉडर्निज्म को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। क्योंकि हम आज के दौर में भी इससे रेलिवेंट समझते हैं। दुनिया को समझने के लिए इसकी मदद दरकार होती है हमें, जैसा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन आइडेंटिटीज, एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलर कल्चर, डिजिटल मीडिया, लिटरेचर, सोसाइटी, हर एक चीज़ आज के दौर में भी वैसी ही है जैसे पहले थी। यानी पोस्ट मॉडर्न दौर जो कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद, ट्रेजेडीज के बाद स्टार्ट हुआ, वो आज भी तकरीबन वैसा ही है, बल्कि दुनिया, जिंदगी आज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म हमें आज भी इन चीज़ों को समझने में मदद देता है। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एब्सोल्यूट ट्रुथ को ये रिजेक्ट करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, इसके मेजर थिंकर्स को देखा, लिटरेचर के अंदर इसका क्या रोल है वो देखा हमने, इसके क्रिटिसिज्म को पढ़ा, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म डिफरेंस को पढ़ा। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि जिंदगी की हर एक हकीकत को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।